हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस मज़ेदार सेशन में। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी को 4 दिसंबर 2025 को जो पेपर हुआ था उसके साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आप इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? जब भी मैं क्वेश्चन और उसके ऑब्जेक्टिव इनको रीड करता हूं तो आपको मेरे साथ साथ उनको पढ़ना है। फिर क्या करना है? फिर आपको वीडियो को पॉज कर देना है और जो भी आपका आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। उसके बाद आपको वीडियो प्ले करना है और देखना है कि वो क्वेश्चन आपका ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर मान के चलो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर सही होंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। ठीक। और दूसरा क्या होगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और वो गलत है तो आपको उसको कंसेप्ट को समझने का मौका मिलेगा और आप उस क्वेश्चन को जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलत नहीं करोगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां खालिस्तान से मापी जाती हैं। ऑप्शन ए केवल मुख्य अक्ष से, ऑप्शन बी लेंस के फोकस से, ऑप्शन सी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, ऑप्शन डी लेंस के ध्रुव से। ठीक है, तो अपन एक बात जानते हैं कि जो लेंस होता है उसमें ध्रुव नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो ध्रुव यूज किया जाता है वो दर्पण के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो अपना ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब अपन ये लेंस देखते हैं। मान के चलो ये लेंस है, अपना उत्तल लेंस है। इसके बीचों बीच से जो ये रेखा जा रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है अपना फोकस बिंदु, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? एफ से। और यहाँ पे जो ये है, ये क्या है? ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो जो सभी जो दूरियां मापी जाती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं? ये इसके प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। बिंब की, प्रतिबिंब की, फोकस बिंदु की, ये सभी जो दूरियां हैं वो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित खालिस्तान की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी केवल प्रोटॉन, ऑप्शन सी केवल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और आधे प्रोटॉन। तो अपन एक बात जानते हैं कि जो परमाणु होता है, ठीक है, इसकी जो परमाणु संख्या है वो क्या होती है? इसकी परमाणु संख्या, इसमें उपस्थित टोटल प्रोटॉन कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है, वही इसकी परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉन परमाणु संख्या को मैं कैसे डिनोट करता हूँ? जेड से डिनोट करता हूँ। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों क्या होती हैं? ये इसकी द्रव्यमान संख्या होती हैं, द्रव्यमान संख्या होती हैं। केवल न्यूट्रॉन ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी केवल प्रोटॉन, ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उस स्थान का नाम क्या है जहां व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? ऑप्शन ए एवियरी, ऑप्शन बी एक्वेरियम, ऑप्शन सी सेंचुरी और ऑप्शन डी एपियरी। अभी देखो, एवियरी ये क्या होता है? जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। ठीक, तो एवियरी किससे संबंधित होगी? पक्षियों से। एक्वेरियम का हो गया जहां पे मछलियों को रखा जाता है, मछली या फिर मैं बोलूं जलीय जीव। जहां पे मछली या जलीय जीव रखूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्वेरियम बोलूंगा। सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पे जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। एपियरी क्या होता है? एपियरी वो जगह होती है जहां पे मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, ठीक है, इनको रखा जाता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एपियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 कूलम आवेश विभवांतर से होकर गुजरता है। यदि किया गया कार्य 30 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? अब अपन एक बात जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है
ठीक है। और जो कार्य होता है उसके बीच में एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू है कूलम, आवेश, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य, और वी क्या है, अपना वोल्टेज डिफरेंस या फिर विभवांतर, ठीक है। डब्ल्यू के अपने पास क्या वैल्यू है, डब्ल्यू के अपने पास वैल्यू है 30 जूल, मैं 30 जूल रख देता हूँ। क्यू की क्या वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है 1.5 कूलम आवेश, 1.5 रख देता हूँ। मैं इसको सोल्व करता हूँ, 1.5 जब मैं इसको सोल्व करता हूँ और इसको 15 लिखता हूँ तो एक ऊपर ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10, ठीक है। मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 15 से 30 जब काटूंगा तो ये यहाँ पे आया 2, ठीक है। और जब मैं इसको सोल्व किया तो कितना आया 20। वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट, 20 वोल्ट, ये अपना आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पादपों में लैंगिक जनन हेतु क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए, पुष्पों की वृद्धि न होने देना। ऑप्शन बी, बेहतर अनुकूलन के लिए आनुवंशिक विभेद को बढ़ाना। ऑप्शन सी, समरूप एक पुंज बनाना। ऑप्शन डी, परागण की आवश्यकता को समाप्त करना। अभी देखो, पहले अपन क्या देखेंगे, लैंगिक जनन, ठीक है। अब लैंगिक जनन में अपने को पता है नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है। अब लैंगिक जनन करने के फायदे क्या क्या हैं ये देखेंगे। देखो, पहला फायदा क्या है, पहला फायदा है आनुवंशिक विविधता, ठीक है। आनुवंशिक विविधता क्या होती है कि आनुवंशिक विविधता, जब लैंगिक जनन होता है तो माता और पिता दोनों के जो गुण हैं वो संतति में आते हैं, ठीक है, जिससे आनुवंशिक विभेद उत्पन्न होता है और इससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन क्या होता है, पौधे होते हैं उनको बदलते पर्यावरण के प्रति वो अडॉप्ट करने में मदद करती है, ये क्या होता है, अनुकूलन। और तीसरा क्या होता है इसका फायदा, विकास, ठीक है। जब आनुवंशिक विभिन्नता होगी, ठीक है, तो एक नई प्रजाति का जन्म लेगा, ठीक है, और उससे विकास का ये आधार बनेगा, ठीक। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन बी हो जाएगा, बेहतर अनुकूलन के लिए आनुवंशिक विविधता को बढ़ाना। ये लैंगिक जनन का अपने को आवश्यकता होती है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होते हैं क्योंकि कण संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, वायु के अणु कंपन नहीं करते हैं, कण संचरण की दिशा में गति करते हैं, कण अनियमित रूप से गति करते हैं। अभी देखो, जब जो कण हैं, ठीक है, अपना मान के चलो जैसे कि ये गति की दिशा है और कण इसके लंबवत में जब गति करते हैं तो उस किरण को क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ। लेकिन गति की दिशा में ही अगर अपने जो कण हैं उनके संचरण की दिशा होगी तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा कि कण संचरण की दिशा में गति करते हैं, इसलिए इसको अपन अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, ध्वनि तरंग को। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग ये कौन सी होती है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, जिसे सक्रियता श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, धातुओं की एक सूची है जो उनकी खालिस्तान के क्रम में व्यवस्थित होती है। बढ़ती अभिक्रियाशीलता, घटती अभिक्रियाशीलता, पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास है अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, ठीक है, अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, ठीक है। पहले अपन जानेंगे इसके बारे में कि ये होती क्या है। तो धातुओं की ये एक सूची होती है जिसमें धातुओं को उनके रासायनिक अभिक्रिया के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इस श्रृंखला में क्या होता है,
जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती हैं उनको सबसे टॉप पे रखते हैं, और जो सबसे कम क्रियाशील होती हैं उनको सबसे नीचे रखते हैं। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील और ये सबसे कम। ठीक है, तो अपने को आंसर पता लग गया होगा कि अपन किस में करते हैं, घटती अभिक्रियाशीलता में इनको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है। अब मेरे पास में ये आया पहले असंतृप्त, मैं इसको समझूंगा असंतृप्त होता क्या है। ठीक, असंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य में दोहरा या फिर तिहरा बंद होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कौन सा ट्रिपल बॉन्ड होगा। और संतृप्त कौन सा होगा, संतृप्त होगा जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। अच्छा, सिंगल बॉन्ड वालों को हम क्या करते हैं, इनका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, वो एन होता है। ठीक है, और जो असंतृप्त होते हैं वो क्या होते हैं, या तो इन होंगे या फिर आयन होंगे। ठीक है, इनका अनुलग्न ये होगा। तो जो ब्यूटेन है वो क्या है, वो हो जाएगा संतृप्त। ठीक, क्योंकि ब्यूटेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध होंगे वो सिंगल बॉन्डेड होंगे। मेथेन, मेथेन भी अपना संतृप्त होगा। प्रोपीन, जो प्रोपीन है वो अपना असंतृप्त होगा। और प्रोपेन, प्रोपीन भी अपना ये संतृप्त है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपीन अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोपीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस वजह से ये असंतृप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणुिक द्रव्यमान कितना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कार्बन 13। सबसे पहले क्या देखेंगे कि कार्बन 13 है क्या। तो कार्बन 13 कार्बन का ही एक समस्थानिक है। ठीक है, जब हम किसी तत्व के आगे कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है, जैसे C13 लिखा या फिर C12 लिखा या फिर C14 लिखा, ठीक है, तो जो यह संख्या होती है यह क्या होती है, यह उस विशिष्ट समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या होती है। जैसे C13 लिखा तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हुई, 13। C12 लिखा तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हुई, 12। C14 लिखा तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हुई, 14। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है अपन ये भी देख लेते हैं। समस्थानिक ये होता है कि उसकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या असमान होती है। मतलब कार्बन की परमाणु संख्या इसकी भी 6 होगी, इसकी भी 6 होगी और इसकी भी 6 होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 13 है, इसकी 12 है, इसकी 14 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, 7, इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, 6, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, 8। ठीक है, तो 13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 13 AMU। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 13 AMU। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में अनोक्सी शोषण के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी इज ग्लूकोज। तो सबसे पहले मैं देखूंगा अनोक्सी शोषण किसको बोलते हैं। अनोक्सी शोषण बोलते किसको है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह शोषण की प्रक्रिया है। अब यह कब होगी, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी वो क्या होती है, वो वायवीय शोषण होता है। ठीक है, अब अनोक्सी शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूटता है। ठीक है, और इसमें अंतिम उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है, वो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो इसमें अंतिम उत्पाद बनता है। ठीक है, और जब लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, ऐंठन होने लग जाती है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकेत कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे के लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु वेग। देखो सरीसृप है, ठीक है, अब इसका जो निषेचित अंडा है, अब इससे नर होगा या फिर मादा होगा
यह पता है किस बात पे निर्भर करता है? यह निर्भर करता है कि जो निषेचित अंडा है वो किस तापमान पर रखा गया है। ये तापमान डिसाइड करेगा कि वह नर है या फिर वह मादा है। ठीक है, अब सरीसृप में से कुछ भी आ सकता है, जैसे कछुए हो गए, ठीक है, मगरमच्छ हो गए। ठीक, तो जो इनके जो बच्चे हैं वो इस बात पे डिसाइड करेंगे कि उनका निषेचित अंडा किस तापमान पे रखा गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तापमान अपना आंसर हो जाएगा। स्पर्श, जल और वायु वेग, इन तीनों से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभिक्रिया कराता हूँ किसकी? तनु HCl की, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? अब उत्पाद बनते हैं NaCl प्लस H2O प्लस में CO2। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ रहा है? ऑप्शन से क्या मैच कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। तापीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अभी देखो, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान के चलो, यहाँ से कोई वस्तु है, ये कोई टावर है, यहाँ से मैंने कोई चीज़ फेंकी, ठीक है, तो इसमें पहले कौन सी स्थिति ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा थी। ठीक है, अभी जैसे जैसे नीचे आएगी तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती रहेगी और जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम होती रहेगी। और जब यह सतह को टच करने वाला होगा तो जो इसकी गतिज ऊर्जा है वह क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जो स्थितिज ऊर्जा है वो इसकी वो न्यूनतम होगी। तो अपना आंसर क्या मिल गया कि अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना कि जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा जिसको अपन बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, वो दोनों की दोनों जब यहाँ से ये फेंकता है और ये धरातल पे टच होती है तब तक वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या वर्णन करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, दाब न निर्मित होता है न नष्ट होता है, तो इसका द्रव्यमान संरक्षण से कोई संबंध नहीं है। द्रव्यमान न निर्मित होता है न नष्ट होता है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा कि भाई द्रव्यमान को अपन ना तो निर्मित कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। यही अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यह कहता है। ठीक है, आयतन ये भी गलत हो जाएगा, तापमान ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अभी देखो, ये अपना कोई वृत्ताकार लूप है। ठीक है, मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ? करंट प्रवाहित कर रहा हूँ। अभी ये क्या बोल रहा है कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, तो एक अपने पास में फॉर्मूला होता है बी, जो किसको डिनोट करता है? चुंबकीय क्षेत्र को, μ0I/2R। ठीक है, I क्या होगा? ये हो जाएगा इसमें प्रवाहित करंट। R क्या हो जाएगा? R इसकी रेडियस हो जाएगी। और म्यू क्या होता है? ये परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की। ठीक है, तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? वो हो जाएगा करंट के समानुपाती। ठीक है, लूप से प्रवाहित धारा, धारा के व्यतिक्रम, धारा की वर्ग और त्रिज्या के वर्ग। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा लूप से प्रवाहित धारा, इसके समानुपाती होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एटीपी अणु का मोचन करता है? ऑप्शन ए लैनकाय, ऑप्शन बी रसधानी, ऑप्शन सी सूत्रकणिका, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। ठीक है, अब मैं आपको पहले एटीपी की फुल फॉर्म बताता हूँ। ठीक है, एटीपी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है,
इसको कोशिका की एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा मुद्रा, हिंदी में बोले तो ऊर्जा मुद्रा कोशिका की, वो एटीपी को कहते हैं, ठीक है। अभी इसका जो मोचन करता है वो कौन करता है? इसका मोचन करेगा सूत्र कणिका, ठीक। ना लैनकाय करती है, ना राजधानी करती है, ना गोल्जी उपकरण करता है। कौन करता है? सूत्र कणिका। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी सतह पर लगने वाले प्रणोद स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो दाब क्या होगा? घटेगा, वही रहता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, क्या होता है? अब अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि दाब इक्वल टू प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। दाब को क्या बोलेंगे? प्रेशर। प्रणोद को थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है, और इसको एरिया, ठीक है। जब मैं इस क्षेत्रफल को घटाऊंगा, ठीक है, जब मैं इस क्षेत्रफल को घटाऊंगा तो ये मेरे को पता है कि इसका दाब क्या होगा? ये बढ़ेगा। और अगर ये क्षेत्रफल को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ये दाब घटेगा, क्योंकि ये इसके व्यतक्रम में है, ठीक है। अगर व्यतक्रम में है तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा। तो अपना ऑप्शन क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल को क्या करना है? अपने को घटाना है। जब मैंने इसको घटाया तो मेरा दाब क्या हुआ? बढ़ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? तो ये राहू, पॉम्फ्रेट, मृगुल और कतला। ये पॉम्फ्रेट है तो ये अपने भारत में पाई जाती है, ठीक है। और राहुल, कतला, मृग और ये होती है मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं। ये क्या होती हैं कि ये तीनों के तीनों राहू, मृगल और कतला, ये सब जो तालाब होते हैं अपने और जो झील होती हैं ये वहाँ पर पाई जाती है। ये समुद्र में नहीं पाई जाती है। समुद्र में कौन सी पाई जाती है? जो पॉम्फ्रेट होती है ये अपनी समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए ढीला बंधा हुआ, ऑप्शन बी बहुत दूर, ऑप्शन सी एक के ऊपर एक, ऑप्शन डी कसकर भरा हुआ, ठीक है। तो अपने को ये बताना है कि भाई इनकी सापेक्ष स्थिति कैसी होती है। तो संयोजी उत्तक होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? इसमें कोशिकाएं एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग और ढीली तरीके से बंधी रहती हैं, ठीक है। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एक प्रकार के मैट्रिक्स में धसी रहती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? एक प्रकार के मैट्रिक्स में धसी रहती हैं। अब जो ऑप्शन है कसकर भरा हुआ, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये उपकला उत्तक में रहता है। ऐसा जो कोशिकाओं की संरचना होती है कसकर भरा हुआ, ये कौन सी होती है? ये उपकला उत्तक में होती है, एक के ऊपर एक। ये स्त्रित उपकला, स्त्रित उपकला उत्तक, ये इसमें पाई जाती हैं। और ढीला बंधा हुआ ये कौन सी होती है? ये संयोजी उत्तक में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। संयोजी उत्तक में ढीला बंधा हुआ जो है ऐसी व्यवस्था पाई जाती है और ये मैट्रिक्स में धसी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? अभी देखो, सबसे पहले तो देखो जो द्विविखंडन है वो कौन सा है? वो अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन है, ठीक। अपना जो नीम है, जो गुलाब है और जो तितली है, ये तीनों के तीनों लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। लेकिन लिस्मेनिया है वो क्या करता है? वो अलैंगिक जनन करता है। और अलैंगिक कौन सा जनन करता है? वो द्विविखंडन जनन करता है, ठीक है। द्विविखंडन में क्या होता है? इसमें एक कोशिका वाला जीव दो समान भागों में विभाजित होकर दो नए जीव को जन्म देता है, ठीक है। और ऐसा विखंडन क्या कहलाता है? द्विविखंडन कहलाता है। ये क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। और अलैंगिक जनन प्रजनन इनमें से जो लिस्मेनिया होता है वो ही खाली करता है। अपना जो नीम है, जो गुलाब है, जो तितली है, वो लैंगिक जनन करते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, प्रतिक्रिया बल, वायु प्रतिरोध और घर्षण। अभी देखो, जब गोली चलती है, ठीक है, तो क्या करती है? ये पीछे की ओर धक्का देती है। जब गोली आगे जाती है
किसी फोर्स से, तो उतने ही फोर्स से क्या करती है, पीछे की ओर धक्का देती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता, ये वायु प्रतिरोध के कारण नहीं होता, घर्षण के कारण नहीं होता। ये किसके कारण होता है, प्रतिक्रिया बल के कारण, जो न्यूटन का तृतीय नियम है, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन है, क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है, उसकी से ये प्रतिक्रिया बल वापस में लगाती है। तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार 50 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर जाती है और 1 घंटे में लौटती है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को फाइंड आउट करना है औसत चाल। औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी, ठीक है, और क्या होगा, लगा उसमें समय। ये क्या बोल रहा है कि 50 किलोमीटर आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो जाने में इसने कितना समय लगाया, जाने में इसने समय लगाया 2 आवर, ठीक है, और 1 घंटे में ये मेरे पास से वापस लौट गई। तो 1 घंटा मेरा वापस आने का हो गया। तो मेरा आने जाने का टोटल जो टाइम हो गया वो तो कितना हो गया, वो मेरा हो गया 3 आवर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को दूरी देखनी है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से औसत चाल से 100 किलोमीटर जाती है। तो जाने में कितना गया, 100, और 1 घंटे में वापस लौटती है। तो 100 जब जाएगी तो 100 ही वापस आएगी, तो 100 ही वापस आई। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 200, और टाइम कितना लगाया इसने, 3, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 200/3 किलोमीटर प्रति आवर, यही हो जाएगा औसत चाल। लेकिन मेरे को इसको फाइंड आउट करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 5/18 से मल्टीप्लाई। जब मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा और जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 18.52, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं के संचरण को रोकने के लिए कौन सी विधि प्रभावी नहीं है। ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी उत्सर्जी एनोड, ऑप्शन डी नमी के संपर्क में आना। अच्छा, अभी देखो, मेरे को धातुओं के संचरण से उनको रोकना है। तो अगर मैं धातु के ऊपर पेंटिंग कर दूंगा, ठीक है, तो क्या वो संचरण करेगी, वो संचरण नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको नमी से सीधा कट ऑफ कर दिया, ठीक है। गैल्वेनीकरण क्या होती है, गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि लोहा होता है, उसके ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। ये अपना लोहा हो गया, अब मैं इसके ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ा दूंगा। अब अगर मैं जस्ते की परत चढ़ा दूंगा तो क्या इसका वातावरण से संचरण होगा, इसका वातावरण संचरण नहीं होगा, ठीक है। उत्सर्गी एनोड, इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य धातु को बचाने के लिए जो अधिक सक्रिय धातु के साथ में इसको जोड़ दिया जाता है। अब अधिक सक्रिय धातु के साथ में जब हम इसको जोड़ेंगे तो जो अधिक सक्रिय धातु है वो रिएक्शन करेगी और ये इसी का मतलब कि जो अधिक सक्रिय धातु है इसका संचरण हो जाएगा, लेकिन जो अपनी मेन धातु है इसका अपना संचरण नहीं होगा। नमी के संपर्क में आना, अगर मैं लोहे को नमी के संपर्क में रख देता हूँ तो क्या उसका संचरण होगा, बिल्कुल होगा, उसका संचरण हो जाएगा, उसकी जंग लग जाएगी, जंग लगने से उसका संचरण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, जब भी मैं नमी के संपर्क में रखूंगा तो उससे संचरण होगा और ये इसकी संचरण से रोकने की कोई प्रभावी विधि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन फर्स्ट क्या है, जिंक कॉपर को विस्थापित करता है पर कॉपर जिंक को नहीं, ठीक है। कथन सेकंड क्या है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। अब ऑप्शन ए दोनों सही हैं, सेकंड सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन डी दोनों सही हैं पर सेकंड व्याख्या नहीं करता है। अभी देखो, जो कॉपर जो जिंक होता है, ठीक है, तो वो कॉपर से क्या होता है, वो अधिक अभिक्रियाशील होता है और अधिक अभिक्रियाशील होने से क्या होता है कि यह कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो अपना कथन एक और कथन दोनों ये सही हैं और जो कथन सेकंड है वो इसकी फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। अपन ने एक रिएक्शन देखी होगी कि जब Zn होता है, अगर मैं CuSO4 इससे इसकी अभिक्रिया कराता हूं तो जो Zn है वो उस कॉपर को रिमूव कर देता है, ZnSO4 बनाता है प्लस Cu, ठीक है, ये इसको रिमूव कर देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो जिंक होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब ये अपने को कैसे पता लगेगा, ये अपने को पता लगेगा जब एनसीईआरटी में आप अभिक्रियाशीलता की श्रेणी देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि जो जिंक होता है वो उससे कॉपर से ज़्यादा
अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट देखते हैं। एक अवतल लेंस वस्तु के आकार 1/3 आकार का प्रतिबिंब बनाता है। फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी क्या होगी? अभी देखो 1/3 आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आवर्धन इसका कितना है, 1/3। ठीक, अब मैं आवर्धन को लेंस में कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको m को लिख सकता हूं m इक्वल टू v अपॉन 1/3। ठीक है, तो v को मैं कैसे लिख सकता हूं, u/3, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, अब भी देखो दूसरी चीज अपने पास में क्या है, फोकस दूरी। ठीक, और मेरे को वस्तु की दूरी मतलब यू ज्ञात करना है। अब मेरे को पता है जब अपन लेंस का फॉर्मूला देखते हैं तो 1/f/1/v माइनस 1/u, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, f क्या है, f मेरी फोकस दूरी है, v क्या है, मेरी प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, मेरी जो बिंब की दूरी वो है। अब मेरे को बिंब की दूरी याद करनी है, तो f है उसकी मैं वैल्यू रखूंगा 1/f, जो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन अपने को पता है कि इसमें अवतल लेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान करके चलना कि f की वैल्यू जो अवतल लेंस है उसमें हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो मैंने क्या लिखा, -1/12 इक्वल टू 1/v। ठीक है, v की वैल्यू क्या है मेरे पास में, v की वैल्यू है u/3। तो मैं जब u/3 लिखूंगा तो u यहाँ आ जाएगा और जो 3 है वो मेरा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 3/u माइनस 1/u। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो -1/12 इक्वल टू 2/u। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये क्या आएगा, u इक्वल टू 12 × 2, ये क्या हो जाएगा, 24। ये मेरी u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज का अपना सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग बताइए कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 25 हैं वो सही हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी से मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।